Hello and welcome to Empower Tutoring. Dear students, in today's session, we are going to learn about a chapter from history. I know many of you don't like the subject history, but believe me, it is as interesting as any other game that you enjoy. Before I start with the main content, let us know why is it important to learn about history. If I tell you my personal choice, then I enjoy learning history. Why? The reasons are: number one, it tells us about all the events that took place in the past. The first reason is that we come to know about all those things which has happened in past. पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उन सभी के बारे में हमें हिस्ट्री से पता चलता है. सेकेंडली, हम ये जान पाते हैं कि मैन और इंस्टीट्यूशंस या जो भी डेवलपमेंट हम आज अपने आसपास देखते हैं वो एग्जैक्टली किन प्रोसेसेस के बाद और किस तरीके से आज वाली कंडीशन में पहुंच पाया है. एंड थर्डली, हमें ये पता चलता है कि पहले के लोग, उनकी सोसाइटी, उनके पॉलिटिक्स, उनके रिलीजियस बिलीफ्स कैसे थे. क्या पहले भी आजकल जैसा एक सोसाइटी वाला सिस्टम फॉलो किया जाता था? क्या उस जमाने की पॉलिटिक्स भी ऐसी ही थी? लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरीके के फेस्टिवल्स को एंजॉय किया करते थे, और अगर बोर हो जाते थे तो क्या करते थे? अगर आपको इन सारे सवालों के जवाब चाहिए तो अनडाउटेडली यू हैव टू लुक इनटू द पास्ट. और पास्ट में जो तरीका है देखने का वो है हिस्ट्री. सो हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं देखते हैं आगे. तो आज हम एक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. उससे पहले जान लेते हैं that what are actually the features of civilization. So here are the features. First is settlement in definite territories. क्योंकि इससे पहले हमें पता है, जब सिविलाइजेशंस के बारे में हमने नहीं पढ़ा था, उससे पहले हमें पता था कि लोग, they were nomads. They used to roam from one place to another. They used to move from one place to another in search of food, shelter. है ना, जो अर्ली ह्यूमंस थे वो फूड और शेल्टर के लिए जगह जगह घूमा करते थे. एंड they were not settling at a particular area. तो जब उन्होंने सेटल होना शुरू कर दिया किसी खास जगह पर, then it gave the idea of civilization. So it is considered as the most important feature of civilization. इसके बाद उस जमाने के जो सिविलाइजेशन है वहां पता चलता है, हमें उससे पता चलता है कि ट्रेड का, बिजनेस का, क्राफ्ट्स का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, तो इसका आइडिया भी पता चलता है. इसके अलावा राइटिंग स्किल्स कैसे रहे उस सिविलाइजेशन के. तो कोई भी जो सिविलाइजेशन है उसके राइटिंग स्किल्स जो हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है. और उसके बाद उस तरीके के रूल्स, मेथड्स, किस तरीके से जो वहाँ का जो भी कोई हाईएस्ट अथॉरिटी होती थी वो किस तरीके से अपनी सिटी को या अपने स्टेट को या अपने विलेज को कैसे गवर्न किया करती थी, ये सारा कुछ भी जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है सिविलाइजेशन का. सो हियर वी गो. द civilization that we are going to learn in today's video is the Harappan civilization. शायद नाम आपने सुना होगा. This civilization is also known as Indus Valley civilization. हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज दिस सिविलाइजेशन ग्रीव नियर द रिवर इंडस, जो अब पाकिस्तान में है, जिसे हिंदी में सिंधु कहा जाता है, सिंध रिवर.
तो उसके आसपास ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। और आपको पता है जब हम सिविलाइजेशंस की बात कर रहे हैं तो उस समय पाकिस्तान वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस इंडिया ओनली। तो उस समय सिंधु नदी या कहें तो इंडस रिवर के किनारे ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। सो दैट इज द रीजन दैट इट इज आल्सो नोन बाय द नेम इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो क्या है सिविलाइजेशन, उसका कल्चर, क्या चीजें हैं, जानते हैं। दैट जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है सिविलाइजेशन की वो है कि ये जो है एक बहुत ही ग्रेट और ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड मानी जाती है। हरप्पन सिविलाइजेशन इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट एंड ग्रेट civilizations. Secondly, we can say that it can also be considered as the beginning of the civilization and the cultures in India. अगर हम बात करें कि इंडिया में सिविलाइजेशंस का जो डेवलपमेंट है वो कहीं से अगर हुआ है तो उसको मार्क करने के लिए हम कह सकते हैं कि हरप्पन सिविलाइजेशन ने एक बिगिनिंग दी और उसके बाद जो सिविलाइजेशंस हैं वो इंडिया में डेवलप होते गए। इसके बाद ये एक अर्बन सिविलाइजेशन है, यानी कि एक शहरी सिविलाइजेशन, यानी कि सिटीज किस तरीके से बनाई गई, पूरा कुछ जो सिटीज में होता है उस तरीके का पूरा एक इसका ड्राफ्ट रहा है, पूरा उस तरीके से ये सिविलाइजेशन थी। और इसके बाद इंडियन कल्चर की ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए भी ये सिविलाइजेशन ने एक रिमार्केबल रोल प्ले किया है। तो हमें कैसे पता चलता है इस सिविलाइजेशन के बारे में? So what are the sources of information? So let's have a look. जो पहली चीज है वो है आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी किसी चीज को एक्सकवेट किया जाता है, कहीं खुदाई होती है, तो उसमें जो रिमेन्स मिलते हैं, जो कुछ भी बच गया है उस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन का, तो वो जो चीजें मिलती हैं उनसे फिर ये इन्फेरेंस निकाला जाता है कि इस सिविलाइजेशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन और मिल पाती है। चाहे वहाँ की पॉटरी हो, सील्स हो, क्ले के मॉडल्स हो, ऑर्नामेंट्स हो या और भी आर्टिकल्स जो मिले हों। इसके अलावा मोहनजोदारो और हड़प्पा वहाँ की दो मेन सिटीज थी और वहाँ से भी बहुत सारे मटेरियल जो है रिकवर किए गए हैं। और ये दोनों सिटीज जो थी वो खुद भी एक्सकवेट की गई थी ड्यूरिंग द एक्सकवेशन ऑफ दिस सिविलाइजेशन। So these are all the sources of information from where we come to know about हड़प्पन सिविलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ कुछ इमेजेस लगाए हुए हैं। ये कुछ हम कह सकते हैं माइलस्टोन्स हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के सोर्सेज के रूप में गिने जाते हैं। ये वहाँ से जो खुदाई की गई हैं तो वहाँ से रिमेन्स मिले हैं और ये जो है रिमार्केबल चीज़ें हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं एक पिक्चर है जिसमें एक डांसिंग गर्ल हम समझ सकते हैं, ये ब्रॉन्ज की है, ब्रॉन्ज की बनी हुई है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट वहाँ से चीज़ मिली है। उसके अलावा एक ये स्टोन का स्टैचू मिला है विच इज़ ऑफ अ बियर्डेड मैन, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी फाइनली कार्व्ड किया हुआ है। इसके अलावा और भी जो रिमेन्स हैं वो मिले हैं मोहनजोदारो और हड़प्पा सिटीज़ के। तो ये भी एक जो है सोर्स है वहाँ से इंफॉर्मेशन का। इसके अलावा वहाँ से डॉकयार्ड भी मिला है जो ये बताता है कि कोस्टल रीजन में भी वो लोग काम किया करते थे या कह सकते हैं ट्रेड किया करते थे थ्रू कोस्टल एरियाज, थ्रू कोस्ट लैंड्स, थ्रू कोस्ट लाइन्स, और उनका एक नेविगेशन सिस्टम भी हुआ करता था। इसके अलावा राइटिंग का इन्वेंशन वो लोग कर चुके थे और इस चीज़ के लिए भी हमारे पास सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन की। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ से मिली है वो है कुछ सुमेरियन ऑब्जेक्ट्स पाए गए हैं। सुमेरियन ऑब्जेक्ट्स अगर आपको याद हो तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जो लोग रहा करते थे उनको सुमेर कहा जाता था और उनके ही ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमें यहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिले हैं, जिससे अगर हम कहें तो ये पता चलता है कि इंडिया और मेसोपोटामिया के बीच में ट्रेड रिलेशनशिप्स भी थे, एक हेल्दी रिलेशनशिप्स थी ट्रेड की, जिससे कि यहाँ का सामान वहाँ और वहाँ का सामान यहाँ पर लाया जाता था। सो दीज आर ऑल द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये हैं दयाराम साहनी who has played an important role in finding out the facts about Harappan civilization. He was the supervisor। ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं
जिन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन की जब एक्सकवेशन की गई, उसकी खोज की गई, तो ये उसके लीडर थे, ये उसके हेड थे, और पूरी जो खोज है, पूरी जो खुदाई की गई, जो सारी चीजें निकाली गई, वो सारी कुछ इनके अंडर में, इनके सुपरविजन में ये किया गया था। और ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें कि डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस पोजीशन से भी नवाजा गया। ही वाज द फर्स्ट वन टू बी द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके बाद आप यहाँ पर मैप देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो मैप है ये इंडिया का मैप है, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो पोर्शन है ये गुजरात वाला पोर्शन है, आप देखिए यहाँ पर, एंड हियर यू कैन फाइंड हड़प्पा, and here this is Mohenjo-daro, and as I have told you that this civilization flourished near the Indus River। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो जा रही है, आई एम इंडिकेटिंग इट विद द हेल्प ऑफ एन एरो, ये है इंडस रिवर जो अब पाकिस्तान में है। तो इसी के किनारे का जो एरिया है, यहीं पर ही सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी, ठीक है। इसके अलावा ये मेन सिटीज मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए हुए हैं। इसके अलावा बानवली भी एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, यहाँ से भी बहुत सी खोजें की गई हैं। साथ ही साथ ये है गनवेरिनी वाला और ये धोलावीरा, ये ऐसी जगह हैं जहाँ से कई सारे ऐसे मटेरियल निकाले गए हैं जो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में और भी बहुत कुछ बताते हैं। तो ये पूरा हमारा, हम देख सकते हैं, ये पूरा जो है ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हम कह सकते हैं। अब आ जाते हैं फीचर्स हड़प्पन सिविलाइजेशन के। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के क्या फीचर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो जो पहला फीचर यहाँ पर आता है वो है यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम। जो ड्रेनेज सिस्टम है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि हम जैसे अपने आसपास देखते हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन, नो मैटर विच एवर सिटी यू पीपल आर लिविंग इन, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हर जगह होती है, बिकॉज द ड्रेनेज सिस्टम टिल नाउ इज नॉट अप टू द मार्क। जो पूरा जो नॉर्मल डेली का जो सब निकलता है उसको ले जाए एंड तक, या जो ड्यूरिंग रेनी सीजन जो बारिश का पानी आता है वो ठीक से कहीं पर जो है हम उसको छोड़ पाएं, ऐसा हमारा कोई ड्रेनेज सिस्टम आज तक डेवलप नहीं हो पाया है इंडिया के अंदर। हर जगह पानी भर जाता है, लेकिन जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से जो सिटीज निकाले गए हैं, उनकी जो खोज की गई है, उनका जो ड्रेनेज सिस्टम है दैट इज वेरी गुड। और क्या चीजें हैं उसको ये यूज की गई हैं। तो ड्रेन्स को बनाने के लिए मॉर्टर, लाइम और जिप्सम का यूज किया गया है। मॉर्टर यानी मसाला, जिस तरीके का आजकल मसाला बनता है जो कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है, सीमेंट और बाकी सारी चीजें और मिला करके। उसके अलावा जो वहाँ के ड्रेन्स पाए गए हैं, दे वर कवर्ड, उससे इन्फ्रेंस निकला है कि वो जो कवर्ड होते थे वो लूज ब्रिक्स से, जिससे कि टाइम टू टाइम उन ड्रेन्स की सफाई भी हो सके। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो सारे ड्रेन्स जो घरों से निकलते थे, उसके साथ साथ पैरेलली एक बड़ी ड्रेन और बनी होती थी जिसका सर्कमफ्रेंस ऑलमोस्ट 2 फीट से लेके 5 फीट तक होता था, जिससे कि बरसात का पानी जो है उसमें क्या होता था, उसके थ्रू केवल बारिश वाला पानी जो है वो फ्लो आउट होता था, जिससे कि सिटी के अंदर पानी ना भर जाए। और इसके अलावा ये जो सारी चीजें हैं, जो पूरा ड्रेनेज सिस्टम है, ये इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि उस सिविलाइजेशन के लोग जो हैं उनका सेंस हेल्थ को लेकर, सैनिटेशन को लेकर के बहुत क्लियर था। दे वर वेरी गुड एंड सेंसिबल अबाउट दे वर वेरी गुड केयरटेकर ऑफ देयर हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो ड्रेनेज सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। मोर इमेज ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन आप देख सकते हैं, एक इमेज मैंने लगाई हुई है। तो यहाँ के जो ड्रेन्स थे देवर अंडरग्राउंड ऑल्सो, स्टोन स्लैब्स के, ब्रिक्स के बने हुए थे, और जो घर के जो ड्रेन्स थे देवर कनेक्टेड टू द मेन ड्रेन्स विच वर देयर ऑन द रोड्स। इसके अलावा द डिफरेंट अदर फीचर्स आर ऑल्सो देयर, लेट्स टॉक अबाउट देम। जो एक और फीचर हड़प्पन सिविलाइजेशन का सामने आया है दैट इज द असेंबली हॉल।
द सिटाडेल या अदर पब्लिक बिल्डिंग्स हम कह सकते हैं। तो ये एक ऐसी ह्यूज बिल्डिंग थी जहां पर जिसका जो एरिया है आप देख सकते हैं वो ऑलमोस्ट अबाउट 750 स्क्वायर मीटर्स, 4 रोज बने हुए थे, पिलर्स थे कॉर्नर्स में। और इस बिल्डिंग का जो यूज था वो ऐसा अंदाजा लगाया जाता है दैट इट वाज यूज्ड फॉर पब्लिक मीटिंग्स। अगर पब्लिक मीटिंग्स करनी होती थी तो इस राजा को, वहाँ के रूलर को, तो वो इस हॉल का यूज करते थे और पब्लिक मीटिंग्स किया करते थे। तो ये जो है दैट इज द असेंबली हॉल। इसके अलावा ग्रेनरी ऑफ हड़प्पा, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर है वहाँ का। ग्रेनरी ऑफ हड़प्पा एग्जैक्टली जो है ग्रेट ग्रेनरीज कहे जाते हैं। ये इस तरीके के बिल्डिंग्स बनाए हुए थे जहाँ पर कि फूड ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता था फॉर फ्यूचर यूज। जैसे आजकल घरों में जैसे हम स्टोर रूम्स होते हैं या फिर बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं जहाँ पर की स्टोरेज की जाती है फूड ग्रेन्स की, वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, तो उसी तरीके का एक ये स्ट्रक्चर था जिसे ग्रेट ग्रेनरी भी कहा जाता है। तो ये बड़े बड़े स्टोर हाउसेस थे जहाँ पर की फूड ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता था। ये ब्रिक्स से बने होते थे, बहुत बड़े होते थे, और जैसा कि आप देख रहे हैं देयर डायरेक्शन, और मैंने ये सारी चीज़ें उसकी स्क्रीन पर लिखी हुई हैं। 45 मीटर्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, 45 मीटर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, इस तरीके से ही बनाए जाते थे। इसमें 2 रोज होती थी जिसमें 6 कमरे होते थे दोनों तरफ, और ऑन बोथ द साइड्स, मतलब आमने सामने 6 रूम्स ऑन बोथ द साइड्स। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाई जाती थी, बीच में एक 7 मीटर्स का वाइड पैसेज भी होता था जिससे कि इजीली आया जाया जा सके और सामान को इजीली निकाला या रखा जा सके। हर रूम का जो साइज है वो ऑलमोस्ट 15.2 बाय 6.1 मीटर्स होता था एंड हैज 3 स्लीपर वॉल्स विद एयर स्पेस बिटवीन देम, और कुछ एयर स्पेसेस भी रखे जाते थे। तो इससे ये पता चलता है दैट दे वर क्वाइट इंटेलिजेंट कि जो भी फूड ग्रेन्स वो उगाते हैं और उस समय उसकी खेती करते हैं दैट हैज़ टू बी केप्ट फॉर फ्यूचर यूज ऑल्सो, और किस तरीके से उसको फ्यूचर के लिए यूज कर फ्यूचर में यूज आ पाए, कैसे उसको स्टोर करके रखना है। तो ये भी एक जो है इस सिविलाइजेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद आता है द ग्रेट बाथ। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ये एक इस तरीके का कंस्ट्रक्शन था जहां पर एक बहुत बड़े एरिया में पानी स्टोर किया जाता था फॉर बेथिंग पर्पसेस। एक आप लार्ज स्विमिंग पूल से इसको कंपेयर कर सकते हैं। इसका जो साइज है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक पिक्चर लगाई है जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि इस ऐसी जगह पर इनको कंस्ट्रक्ट किया जाता था जहाँ पर के पास में वेल हो और उस वेल से पानी ला करके इसमें भरा जा सके, जिसमें बीच में सेंटर एरिया में एक बहुत बड़ा आप समझ सकते हैं स्विमिंग पूल जैसा था। साथ में उसके चारों तरफ स्टेयर्स बने होते थे, और ये जो स्विमिंग पूल होता था इसका डायमेंशन ऑलमोस्ट 12 मीटर लॉन्ग, 7 मीटर वाइड और 2.4 मीटर डीप होता था। और पक्की ईंटों से इसका जो था फर्श बना हुआ था। पानी का कहीं से कोई लीकेज ना हो इस चीज का भी पूरा ध्यान रखा गया था, और कुएं के पास इसलिए लेते थे जिससे कि फ्रेश पानी वहां से ला करके इसके अंदर भरा जा सके, और टाइम टू टाइम इसकी सफाई भी होती थी। और जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं जहां पर लिखा है ड्रेन आउटलेट, तो जब इसको खाली करना होता था सफाई करने के लिए तो इस ड्रेन के थ्रू पानी को बाहर निकाल दिया जाता था एंड इट वाज क्लीन्ड, और जब क्लीनिंग हो जाती थी उसके बाद फिर से कुएं में से पानी ला करके इसको भर दिया जाता था। तो जब भी कोई स्पेशल रिलीजियस फंक्शंस होते थे तो लोग इसका यूज करते थे। और साथ ही साथ इसके आसपास वरांडा में कुछ छोटे छोटे रूम्स भी बने थे जिन्हें चेंजिंग रूम की तरीके से या वॉशरूम की तरीके से यूज किया जाता था। तो इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है इस तरीके ग्रेट बाथ बनाने में कि किसी भी तरीके की लोगों को अनकंफर्टेबल वो फील ना करें, और एक प्रॉपर चीज उन्हें मिल पाए, एक प्रॉपर एरिया मिल पाए जहाँ वो चेंज भी कर सकते हैं, और साफ पानी भी मिल पाए उनको नहाने के लिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया था। तो ये भी जो है ये एक सिविलाइजेशन को बहुत इम्पोर्टेंट बनाता है। इसके अलावा जो घर थे वो सड़क के जो गलियां होती थी उनके दोनों तरफ बने थे, अलग अलग साइजेस के थे,
कुछ उठे हुए भी थे, जैसे कि आजकल आप लोग देखते हैं कि जब कंस्ट्रक्शन करवाई जाती है तो हम लोग अपने घरों को थोड़ा ऊंचा बनवाते हैं, जिससे कि जो बरसात का पानी है, बारिश का पानी है, वो हमारे घरों में ना घुसे। तो इस तरीके का वो पहले से ही ख्याल रखते थे, और इस तरीके की कंस्ट्रक्शन पहले भी हुआ करती थी। और घर को बनाने में जो ईंट यूज की जाती थी, दे वर बर्न्ड ब्रिक्स, यानी पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि आजकल की जाती हैं। तो इस तरीके का कुछ उनका अरेंजमेंट था। और घरों में कुएं भी थे, और साथ ही साथ बाथरूम्स भी हुआ करते थे। तो ये उनका एक तरीका था रहने का। ये है सिटाडल, जैसे मैंने भी आपको बताया था, असेंबली हॉल, सिटाडल, ये पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक मीटिंग्स के लिए इन बिल्डिंग्स का यूज किया जाता था। आप देख सकते हैं, इट्स 12 मीटर हाई स्ट्रक्चर, हाईली फोर्टिफाइड एंड हैज अ वॉच टावर इन द मिडिल। इसमें एक बीच में वॉच टावर भी हुआ करती थी। ये मड ब्रिक्स का बना होता था, और जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, जो ब्रिक्स थे वो बेग्ड थे, जो कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में हमने इसके बारे में पढ़ा था कि वो जो ब्रिक्स बनाते थे देवर क्वाइट कुछ इसी तरीके के थे। तो ऑलमोस्ट सेम टाइम पर सिविलाइजेशन शायद एग्जिस्ट करती थी। तो these are all the features of the हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब आगे जानेंगे इनकी सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ के बारे में। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड विद एम्पायर ट्यूटरिंग एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।